हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉन टेक स्टडी में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का जो फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ टेंस। टेंस का लेक्चर फर्स्ट है और यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपको एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस का हो, इन सारे एग्जाम्स में ये इंग्लिश का जो चैप्टर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हेल्पफुल होगा। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसका बाद में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Okay, so before that, this is short introduction of me. My name is Amar Singh and I have qualified these exams which include RRB NTPC 2019 यानी रेलवे का एग्जामिनेशन, एसएससी में सीपीयू एंड सीएचएसएल। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस का सबसे पहले बेसिक क्या फॉर्मेलिटी है, यानी टेंस क्यों हम पढ़ते हैं, टेंस का यूज क्या होता है, टेंस एक्चुअली में होता क्या है, इन सभी को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि टेंस का यूज क्या है। जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो उस सेंटेंस को लिखने के लिए हमें एक टेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम टेंस का यूज करेंगे। अब जो टेंस है एक्चुअली में टेंस बनता कैसे है, तो टेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले जो इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या होता है, टाइम, ठीक है। अगर आपको टाइम पता है तब आप उस टाइम के अकॉर्डिंगली आप उस सेंटेंस को लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेंस कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि टेंस का डेफिनेशन क्या है, तो टेंस का डेफिनेशन क्या होता है कि मेथड ऑफ राइटिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ गिवन एक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या लिखेंगे, मेथड ऑफ राइटिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू method of writing verbs according to the time of the given action, ठीक है। तो किसी भी एक्शन का जो भी हमारा टाइम है उसके अकॉर्डिंग किसी वर्ब को लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है, टेंस, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम टेंस लिखेंगे उसमें मेन फैक्टर क्या होगा, टाइम, और टाइम के अनुसार हम क्या लिखेंगे, एक वर्ब को लिखेंगे, ठीक है। तो यही हमारा टेंस कहलाएगा। दूसरा एक चीज़ और याद रखिए कि जो हमारा टेंस होता है उसमें मेन फैक्टर जैसे टाइम है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, टाइम डिसाइड्स द टेंस। तो यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि टाइम के अनुसार ही हम टेंस को लिखेंगे। तो ये बेसिक सा इसका डेफिनेशन है कि टेंस में मेन फैक्टर हमने क्या समझ लिया कि टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब को लिखना है, ठीक है। तो ये हुआ टेंस। अब टेंस को लिखने के लिए हमारे पास जो प्राइमरी वर्ब्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हमारे पास होते हैं वो तीन होते हैं। एक तो होता है डू, दूसरा होता है हमारे पास बी, एंड तीसरा होता है हमारे पास हैव। तो ये प्राइमरी वर्ब्स है जिसको आपको याद रखना है। अब जैसे डू हुआ तो जहाँ भी डू का फॉर्म लिखा रहेगा वहाँ पे हम कौन सा टेंस बोल सकते हैं कि ये कौन सा टेंस होगा, इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। जहाँ भी डू का फॉर्म लिखा रहेगा वहाँ पे हम इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं। अच्छा, डू में कौन कौन सा फॉर्म होता है, डू में एक तो जैसे डू हो गया, एस में ई एस जोड़ेंगे तो ये हो गया डस हो गया। डू का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, डिड हो गया। तो जहाँ भी ये फॉर्म दिखेंगे तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि टेंस का कौन सा फॉर्म है, ये इंडेफिनिट फॉर्म है। बी का फॉर्म जहाँ भी दिख जाए तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जब बी का फॉर्म लिखा रहेगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो बी का फॉर्म जब भी दिखेगा तो यहाँ से हम क्या समझेंगे कि कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस। अब बी का फॉर्म कौन कौन सा होता है, जैसे एक तो हुआ बी, बी का आईएनजी फॉर्म कौन सा हो गया, बीइंग। बी का थर्ड फॉर्म कौन सा हो गया, बीइंग, ठीक है। और उसके अलावा बी का फॉर्म प्रेजेंट में कौन कौन सा होता है, इज, आर, एम। बी का पास्ट में कौन कौन सा होता है, वॉज और वर। तो इस तरह बी का फॉर्म जहाँ भी दिखेगा यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जहाँ भी हैव का फॉर्म दिखे, तो जब हैव का फॉर्म दिखे तो ये हमारे पास कौन सा टेंस को डिफाइन करेगा, परफेक्ट टेंस, यानी एक्शन जो कंप्लीट होता है वहाँ पे हम हैव का यूज करते हैं। अब जो हैव है यहाँ पे कौन कौन सा हैव के फॉर्म होते हैं, एक तो हुआ हैव, एक हुआ हैज़, और पास्ट में कौन सा होता है, हैड, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जिसको आपको याद रखना है, डू, बी एंड हैव, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।
यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं टेंस में कुछ फॉर्म्स, जिससे आप अगर इनको सीख गए तो आप किसी भी सेंटेंस को देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में जब भी आप देखिए वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म दिया है या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिया है, फिफ्थ फॉर्म कैसे बनता है, जब हम बेस फॉर्म में यस या ई एस जोड़ते हैं तो हमारे पास ये फिफ्थ फॉर्म बनता है, जिसको ऐसे लिख लीजिए V1 में जब हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो ये हो गया हमारे पास फिफ्थ फॉर्म। तो जब भी आपको ये दिखे V1 दिखे या V5 दिखे तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस कैसे बोलेंगे कि पास्ट का टेंस है, जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस यानी जब एक्शन चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस। तो जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाए, यानी कौन सा फॉर्म हुआ, बी आईएनजी, तो जब भी ये वाला फॉर्म दिखेगा तो आप कैसे क्या बोल सकते हैं कि कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके अलावा परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में क्या होना चाहिए आपके पास, या तो हैज हो या हैव हो या हैड हो। इसके बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, कौन सा टेंस है वो, परफेक्ट टेंस है। ठीक है, उसके अलावा फ्यूचर कब बोल सकते हो, कोई भी जो सेंटेंस लिखा है फ्यूचर टेंस में कब बोल सकते हो, जब वहाँ पे विल या शैल इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो तो ये हमेशा क्या होगा, फ्यूचर का टेंस होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको आप याद रख लीजिए। इनका जो यहाँ पे हमने छोटे छोटे पॉइंट्स समझे हैं, इसका यूज करके हम किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। एक बात और याद रखिए कि कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में, तो वहाँ पे हमेशा बी के फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा रहेगा। बी का फॉर्म कौन कौन से, जो अभी हमने इसके पिछले वाली स्लाइड में पढ़ा है, बी का फॉर्म ये बी, बीइंग, बीन, इज, आर, एम, वॉज, वर। इसके बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है तो वो हमेशा कैसा सेंटेंस होगा, पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसे याद रखिए। चलिए इसी का यूज करते हुए अब हम सेंटेंस लिखते हैं और आप बताइए कि ये कौन सा टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है दे विल हैव बीन प्लेड। यहाँ पे मान लेते हैं क्रिकेट, दे विल हैव बीन क्रिकेट। तो इसको पहचानना है कि कौन सा टेंस है, तो हमने जो यहाँ पे पॉइंट्स सीखे हैं उन्हीं का यूज करते हुए लिखेंगे। तो ये हुआ सब्जेक्ट। हमें देखिए जब हम किसी टेंस को पहचानना है तो हम फोकस करेंगे किस पर, वर्ब पर, हम उसके वर्ब पर फोकस करेंगे। तो वर्ब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा वर्ब है। चेक करते हैं, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हमने क्या सीखा था, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, फ्यूचर। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा टेंस है, फ्यूचर। अब हैव के बाद बीन यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज, हैव या हैड, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने क्या सीखा था, कैसा होगा ये, परफेक्ट। तो फ्यूचर का कौन सा टेंस हुआ ये, परफेक्ट टेंस। अब बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी का एक फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है ये, तो बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ तो ये कैसा हुआ, पैसिव वॉइस। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर परफेक्ट का कैसा, पैसिव वॉइस टेंस है। तो आपने देखा कि इनका यूज करके हम कैसे आसानी से किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं, दैट इट इज़ रिलेटेड टू विच टेंस। इसी तरह चलिए एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा हमारे पास है स्टूडेंट्स, या इसको केवल स्टूडेंट ही लिखते हैं। इसको जैसे यहाँ पे लिखते हैं, मोहन हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो इसको कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है, तो हमारा वर्ब हैज़ कंप्लीटेड, यहाँ से यहाँ तक वर्ब है। अब ये क्या हुआ, हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज़ किस टेंस का होता है, हैज़ या हैव किस टेंस का होता है, प्रेजेंट का होता है। और हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, यानी कौन सा हुआ, ये परफेक्ट हुआ। यानी कौन सा टेंस कहलाया, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी सेंटेंस को देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है।
ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसी में लिखते हैं, अगला जो एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, यहाँ पे लिखा है इज प्लेड, इज प्लेड। तो हमें मेन जो मैटर है वो किसको पकड़ना है, उसके वर्ब को। तो यहाँ से वर्ब यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ। इज किस टेंस का होता है, प्रेजेंट का होता है। किसका होता है, इज आर एम, प्रेजेंट का होता है। उसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, यानी बी का फॉर्म है इज, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी एक ऐसा सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। तो प्रेजेंट का पैसिव वॉइस, तो प्रेजेंट में कुछ नहीं पता कौन सा टेंस है, यानी प्रेजेंट का हमेशा कौन सा होगा, इंडेफिनिट। जब भी हम उसका कौन सा टाइप है पता नहीं चल पाता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका इंडेफिनिट फॉर्म ही है। तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट फॉर्म है, और कैसा टेंस, कैसा सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, और किस में लिखा हुआ है, ये पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी सेंटेंस को, इसका जो हमने बेसिक पढ़ा है उसका यूज करके आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जब हमारे पास बनता है उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो जैसे कि पहला स्ट्रक्चर कौन सा होता है, हम सेंटेंस में दो टाइप के पढ़ेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। तो इसी को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, असर्टिव असर्टिव सेंटेंस। इसी असर्टिव सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक तो होता है अफर्मेटिव, दूसरा क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस हुआ जिसमें हम पढ़ेंगे एक अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, और निगेटिव दूसरा क्या हुआ, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके अलावा दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव में आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोनेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोनेगेटिव, यानी निगेटिव सेंटेंस है और उसमें क्वेश्चन मार्क है। तो इनका हम सब स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसमें दो टाइप आएंगे, अफर्मेटिव कैसे बनेगा, दूसरा उसका निगेटिव कैसे चेंज करेंगे, ये यहाँ पे सीखेंगे। इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो यहाँ पे सीखेंगे। अगला इंट्रोनेगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क भी हो और निगेटिव हो, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस का पहला पार्ट था अफर्मेटिव। पहला क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को जब भी बनाना है तो क्या क्या पार्ट होगा, एक तो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद उस सब्जेक्ट का वर्ब, और फिर उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस ऐसे मिलके बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। अब ये जो वर्ब है, वर्ब को हम चार टुकड़ों में मैक्सिमम तोड़ सकते हैं। वर्ब या तो सिंगल पार्ट में होगा, या दो टुकड़ों में टूटा हुआ होगा, या तीन पार्ट में लिखा होगा, या चार पार्ट में लिखा होगा। ठीक है, तो ये वर्ब मैक्सिमम चार पार्ट में लिखा जा सकता है। अगर वर्ब को सिंगल एक वर्ड में लिखा हुआ होगा तो वहाँ पे वर्ब कौन सा होगा, मेन वर्ब। अगर इसको दो पार्ट में लिखा हुआ होगा तो जो लास्ट में होगा यानी सेकेंड होगा मेन वर्ब, और उसके लिए जो दूसरा वर्ब लिखा रहेगा उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तीन लिखा रहेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, और फिर ये मेन वर्ब। उसके अलावा अगर चार वर्ड में लिखा होगा तो हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। तो इस तरह अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब को चार टुकड़ों में तोड़कर लिख सकता है, उसके बाद उसका ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखा जा सकता है। दूसरा हम इसमें अगर हम देखें, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, इसका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और यहाँ पे नॉट होगा। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब या तो सिंगल वर्ड में होगा या एक से ज़्यादा वर्ड में होगा। उसके बाद यहाँ पे नॉट को लिखने का डिफरेंट तरीका होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर यहाँ पे मेन वर्ब, अगर मेन वर्ब बी का है, यानी कौन कौन सा है, इज है, आर है, एम है, वॉज है, या वर है, तभी हम इस केस में इनको लिखेंगे और यहाँ पे हम इसको नॉट लिखेंगे, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे।
अगर देखिए इसको ऐसे सिंपली समझते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को लिखने का तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ नॉट और फिर उसका ऑब्जेक्ट। अगर मेन वर्ब कौन कौन से हुए, इज, आर एम, वॉज वर्ब, तो उसमें हम नॉट कैसे जोड़ेंगे, डायरेक्ट उसके बाद, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसका ऑब्जेक्ट। अदरवाइज इसके अलावा एक्सेप्ट दिस या एक्सेप्ट दिस, अगर दूसरे वर्ब हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर यहाँ पे मेन वर्ब लिखेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये होता है सेंटेंस को बनाने का तरीका यानी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे और फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर बी का कोई फॉर्म है तो कैसे लिखेंगे। जैसे जैसे लिखा है ही इज नॉट, ही इज नॉट माई फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए इज हुआ वर्ब, नॉट हुआ नेगेटिव वर्ड, और यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो वर्ब केवल एक ही दिया हुआ है, जब वर्ब एक दिया रहता है तो क्या कहलाता है, यहाँ पे देखिए मेन वर्ब। तो ये हुआ मेन वर्ब। जब वर्ब इज, आर एम, वॉज वर्ब, इनमें से कोई हो और ये मेन वर्ब की तरह काम करे तो नॉट को हम उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉट लिखा है, ये उसका ऑब्जेक्ट हुआ, यानी ये सही है। इसके अलावा अगर कोई और वर्ब है, यानी इज, आर एम, वॉज वर्ब के अलावा कोई दूसरा मेन वर्ब लिखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, उसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे और फिर उसका मेन वर्ब लिखेंगे और फिर हम उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे लिखा है एक सेंटेंस, जैसे आपके पास एक सेंटेंस लिखा है राजू 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 डज हिज वर्क, राजू डज हिज वर्क। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा टेंस है। तो राजू डज हिज वर्क में मेन वर्ब कौन सा है, डज। तो डू और डज किसका होता है हमने सीखा है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने सीखा था कि V1 या V5 जो होता है वो किसका होता है, प्रेजेंट का होता है, यही तो सीखा था। तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट का टेंस हुआ। अब उसके अलावा कुछ और नहीं दिया, यानी प्रेजेंट का कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होगा। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में जब भी लिखेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में अगर इज, आर एम, वॉज वर्ब इसके अलावा दिया हुआ होगा तो वहाँ पे हम इसका हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डू या डज, डू या डज होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो राजू। अब राजू के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, डज, और फिर वहाँ पे लिखेंगे नॉट और फिर लिखेंगे मेन वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हम नॉट लिखते हैं तो मेन वर्ब कैसे होता है, बेस फॉर्म में होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म में। तो ये डज किससे मिलके बना है, डू से। तो यहाँ पे क्या होगा, राजू डज नॉट डू हिज वर्क। ठीक है, तो इस तरह हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कैसे कि ये हुआ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ निगेटिव वर्ड, ये हुआ मेन वर्ब, ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो यही हमारा स्ट्रक्चर था। देखिए क्या स्ट्रक्चर था, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर मेन वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, जैसे लिखा है ही डिड हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा टेंस है। तो मेन वर्ब कौन का, यहाँ पे वर्ब कौन कौन सा है, डिड, ये हुआ उसका ऑब्जेक्ट और ही हुआ उसका सब्जेक्ट। तो डिड डू का सेकेंड फॉर्म है, और जब भी सेकेंड फॉर्म होता है तो कौन सा टेंस होता है, ये पास्ट। अब पास्ट में कौन सा टेंस है यहाँ पे हमें नहीं पता चला, नहीं चल रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट का कौन सा टेंस है, ये इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का डिड होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे, ही हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके बाद नॉट और फिर मेन वर्ब। तो इंडेफिनिट में लिखने के लिए क्या होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब लिख दिया तो यहाँ पे उसका बेस फॉर्म लिखना है, यानी फर्स्ट फॉर्म। तो ये डिड किससे मिलके बना है, डू से। तो डू का मतलब डू का सेकेंड फॉर्म है, तो बेस फॉर्म क्या होगा, डू। तो ही डिड नॉट डू और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट हिज ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह इसको नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। अब आया हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो कि था, क्या था, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दो, फिर उसका सब्जेक्ट, फिर उसका मेन वर्ब और फिर उसका ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह इसका लिखने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसी को रिपीट करते हैं। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या था यहाँ पे, डिड। क्या लिखेंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, ही,
डिड ही, फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या था यहाँ पे देखिए, डिड का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डू। डिड ही डू और ऑब्जेक्ट हिज ड्यूटी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या सीखा कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, यही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एक और जो हमने जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है हमारे पास, इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनिगेटिव यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और निगेटिव भी हो, तो इसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के पहले, तभी तो ये इंट्रोगेटिव बनेगा, और फिर उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, फिर लिखेंगे मेन वर्ब, और फिर लिखेंगे उसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका इंट्रोगेटिव लिखने का है कि हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ मर्ज करके लिखेंगे, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, और फिर इसका मेन वर्ब, और फिर इसका ऑब्जेक्ट। तो ये दो तरीके होते हैं इंट्रोगेटिव लिखने का, ठीक है। तो इस तरह हम इंट्रोगेटिव को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या दिया है, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे दिया हुआ है। तो इंट्रोगेटिव में अगर बदलना है, सॉरी यहाँ पे नॉट हटा दीजिए, जैसे यहाँ पे नॉट नहीं है मान लीजिए, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, बस इतना दिया हुआ है, हमें क्या बदलना है इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इज ही, और निगेटिव भी चाहिए तो नॉट भी चाहिए, तो इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दिया सब्जेक्ट के पहले, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, और यहाँ पे नॉट भी जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारे पास पहला टाइप। दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इजंट, यानी इज को जो भी इसका हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट को मर्ज करके लिखना। तो इज को नॉट के साथ जब हम मर्ज लिखेंगे, इज प्लस नॉट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इजंट, इज एंड डॉट टी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इजंट ही प्लेइंग क्रिकेट, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको इस तरह है मर्ज फॉर्म करके लिख सकते हैं, ये हुआ हमारे पास दूसरा। अब आप अगर सोचो कि इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि इज नॉट ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या ये सही होगा, तो ये गलत होगा। अब इसका गलत होने का रीज़न क्या है समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट, जो नॉट होता है वो क्या कहलाता है, एक एडवर्ब। ही हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, एक नाउन या प्रोनाउन। प्लेइंग क्या हुआ, वर्ब, और क्रिकेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन। अब अगर हम नॉट को ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एडवर्ब को हम सब्जेक्ट या नाउन के पहले लिखा गया है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, यानी नाउन की विशेषता कौन बताता है, एक एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। तो इस तरह लिखने का तरीके से हमें क्या फेस करना पड़ रहा है कि एक नाउन को किससे क्वालिफाई करवा रहे हैं, एक एडवर्ब से, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। एडवर्ब किसी वर्ब को डिफाइन कर सकता है या किसी एडजेक्टिव को डिफाइन कर सकता है, ना कि किसी नाउन को। तो इस तरह लिखने से क्या हुआ कि हम नाउन के पहले एक एडजेक्टिव एडवर्ब को लिख दिया, जिससे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसको नॉट यहाँ ना लिख के फिर नॉट को यहाँ पे लिखते हैं। अगर नॉट को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अगर नॉट लिख लिया तो ये क्या हुआ, एडवर्ब, और ये क्या था, वर्ब। तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। तो यहाँ से ये सही हो जाता है, इसलिए हमने इसको ये वाले पार्ट को सही बोला था, यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और फिर नॉट, और फिर वर्ब, तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाता है। और दूसरा, अगर नॉट को पहले लिखना है तो इसको क्या लिखिए, इसको मर्ज फॉर्म में लिखिए, यानी मर्ज फॉर्म क्या हुआ, इज को नॉट के साथ मर्ज करेंगे तो क्या हुआ, एजेंट। तो इसको या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे। तो इस तरह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे जो मर्ज फॉर्म हमने पढ़ा है उसको, मतलब ये कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं, और यही हमारा क्लास का लास्ट पॉइंट होगा। तो जैसे इज को नॉट के साथ जोड़ते हैं तो मर्ज फॉर्म क्या कहलाता है, इजंट। इसी तरह आर को नॉट के साथ जोड़ते हैं तो ये क्या कहलाता है, आर्ट। इसी तरह एम को नॉट के साथ जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, एमेंट, जो कि गलत है, एमेंट एक्चुअली होता नहीं कुछ। इसको भी हम आर्ट भी बोलते हैं, यानी ये जो वाला फॉर्म है वही यहाँ पे कहलाता है। तो ये आर्ट ही होगा, ये एक पॉइंट है आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आर्ट ही होता है। उसके साथ अगर हम वॉज को नॉट के साथ जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, वॉजंट। वर के साथ जोड़ेंगे नॉट को तो क्या कहलाएगा, ये वरंट या वारंट, जो भी। उसके अलावा अगर हम डू के साथ जोड़ेंगे, डू नॉट, तो क्या कहलाएगा, ये डोंट।
डज के साथ नॉट को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? डजंट। ठीक है, इसी तरह विल के साथ अगर हम नॉट को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? ये वोंट। शैल के साथ नॉट को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? ये शैंट। ठीक है, इसी तरह डिड के साथ हो जाएगा, डिड नॉट को क्या बोलते हैं? डिडंट। ठीक है, कैन के साथ कहेंगे तो कांट, कुड के साथ कुडंट, वुड के साथ वुडंट। तो इस तरह ये मर्ज फॉर्म है, इसको आप याद करिए। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़े हैं, उसके अलावा टेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये आज का फर्स्ट क्लास है। आई होप आपको ये समझ में आया है। एंड अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।